नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे बगल में पिपरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मुमताज आलम जी हैं, जो आजाद समाज पार्टी के चकिया अनुमंडल का अनुमंडल अध्यक्ष हैं। आइए हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इनका एक वीडियो जो मुजफ्फरपुर एक हॉस्पिटल पर कहीं ना कहीं एक वीडियो जो बनाए थे, जो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जो है चल रहा है, तो आखिर वो वीडियो के संदर्भ में इनसे बात करना चाहेंगे कि वो वीडियो कैसा था और आप डॉक्टर पर जो है 90% डॉक्टरों पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या मामला है, थोड़ा जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाया था मुजफ्फरपुर में, जूरन छपरा में जो डॉक्टर लोगों, काफ़ी सारा हॉस्पिटल है वहाँ, तो मैंने उसमें कहा था कि 90% डॉक्टर चोर है। तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ पर जितने भी मरीज आपको मिलेंगे, उस जूरन छपरा जो जगह है, जहाँ आप यूँ कह लीजिए कि हॉस्पिटल का हब है, मुजफ्फरपुर जिला बिहार का एक मुजफ्फरपुर जिला है, कैपिटल कहा जाता है, सेकेंड कैपिटल है बिहार का। और वहाँ पर जब जाइएगा तो आपको पता चलेगा, जैसे भेड़ बकरी किस तरह से घूमता रहता है, जानवर जिस तरह से घूमते रहते हैं, उससे भी ज्यादा तादाद में लोग जो है बीमारी के हालात में, बीमारी के वजह से लोग वहां घूमते रहते हैं मजबूरी के कारण, क्योंकि डॉक्टर सब इतना लूटता है वहां कि सही से इलाज नहीं हो पाने के कारण और ज्यादा पैसा लग जाता है, जिसके कारण लोग इधर से उधर भटकते रहते हैं। वहां पर अगर आप 10 मिनट खड़े हो जाइएगा तो कम से कम 10 एम्बुलेंस वहां से ऐसा गुजरेगा जिसमें से 5 में समझिए कि मरा हुआ लोग होगा, यानी लाश होगा। तो इस तरह का हालात है वहां का, बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन इस पर कोई भी नेता चर्चा नहीं करता है। मैं जब उस दिन गया था वहां, तो मेरे बच्चे का भी तबीयत खराब था, मैं भी वहां डॉक्टर को ही दिखाने गया था। फिर मैंने देखा कि एक गरीब एक औरत थी, एक बूढ़ी औरत थी, जिसको मैंने देखा जिसके पास 500 रुपए ही था, वो शायद भीख मांगने वाली ही थी, बहुत गरीब थी वो, और उसका भी बच्चा का तबीयत खराब था। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया भी है, उसका भी बच्चे का तबीयत खराब था, 500 रुपया ही था उसके पास, कहीं से मांग कर लाई थी वो, और उसका तबीयत खराब था। और मैं बोल रहा हूं कि 30 से 35 रुपए के टैबलेट में वो बच्चा ठीक हो जाता, लेकिन उसका 500 रुपया तो फीस लग गया डॉक्टर का। मैं किसी निजी अस्पताल का या फिर किसी का पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी अस्पताल का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यह मामला सबके साथ होता है। तो 500 रुपए का उसका फीस लग गया और उसका 1200 से 1300 का जांच लिख दिया डॉक्टर, और एक झोला दवा दे दिया उसको। समझ लीजिए 1500-1600 रुपए का तो दवा हो गया उसका। अब डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन आज बिहार में देखा जाए जो डॉक्टर हो गए हैं वो कहीं ना कहीं इसको व्यवसाय बना लिए हैं, और एक तरह से समझिए कि पॉकेट मार अब हम कह सकते हैं, क्योंकि गरीबों का पॉकेट मार ही बन चुका है। तो इस पर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? सरकार, यही तो सोचने का विषय है। जो स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं उनको सोचना चाहिए। आप हमको एक बात बताइए, 180 मरीज को अगर हम सुबह से लेकर शाम तक 10 घंटा में देख रहे हैं, 180 मरीज को आप सोचिए, सिर्फ ये सोचने का विषय है। 180 मरीज को, पेशेंट को अगर हम 8 घंटे 9 घंटा में देख रहे हैं, आप हमको बताइए, हम जो देख रहे हैं हमारा मानसिक कैसा होगा, हमारा दिमाग कैसा हो गया होगा। इतना सारा मरीज को, एक मरीज को आप देख लीजिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। वो डॉक्टर है, उनका पेशा है। 180 मरीज को अगर आप एक दिन में देख रहे हैं, 500 रुपया फीस है, उसका फीस जोड़ लीजिए, वो 180 मरीज में से समझ लीजिए आप, साला हमको लगता है कि 100 को मरीज ठीक नहीं होगा, दौड़ते रहेगा। तो इस तरह का काला बाजारी चल रहा है। सरकार को नियम लगाना चाहिए कि एक डॉक्टर एक दिन में 20 पेशेंट देख सकता है, 30 पेशेंट देख सकता है, 180, 200 पेशेंट, 300 पेशेंट नहीं देख सकता है। कैसे इलाज होगा बताइए? ये तो गलत बात ना है। इलाज हो सकता है, आपको लगता है ये संभव है? ये चमत्कार नहीं ना चल रहा है। लोग हजारों रुपया ले लेता है, लाखों रुपया ले लेता है, छोटा छोटा बीमारी का इलाज करने के नाम पर, जांच के नाम पर, दवा के नाम पर, रिपोर्ट के नाम पर। अवैध रूप से बिल भी बनाई जाती है। बिल तो देता ही नहीं है। बिल का तो छोड़ दीजिए, बिल में भी काला बाजारी होता है, जीएसटी मार लेता है, क्या करता है पता नहीं। लेकिन वहां जब आप जाइएगा, अभी जिस दिन हम वीडियो बनाए हैं उसके बाद से 4-5 दिन के बाद, जब से मेरा वीडियो वायरल हुआ है, 4-5 दिन के बाद देखें 16-17 को लैब पर छापा पड़ा है, और 16-17 को बिना लाइसेंस वाला लैब बंद हो गया है। समझिए, तो जब कोई आवाज उठाएगा तब सरकार
सरकार की नजरों में खटकता है। तो जब सरकार और प्रशासन की नजरों में खटकेगा तब जाकर कार्रवाई होती है। तो अभी कार्रवाई हो रही है और मैं तो निवेदन करता हूं मुजफ्फरपुर प्रशासन से भी और जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंत्रालय है उनसे भी, इस पर जांच करिए, लिमिटेशन लगाइए। जो फीस लेता है लोग उस ये स्थिति आपको बता दें कि ये स्थिति सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं, लगभग हमको लगता है पूरे बिहार का और आपके चंपारण, आपके जो गृह जिला है तो गृह जिला में भी यही स्थिति बिल्कुल सब जगह का एक जैसा हाल है, लूट खसोट मचा हुआ है। आप समझिए ना, अगर आपका तबियत खराब होगा ना, आपका अगर तबियत खराब हो गया बुखार, तो आप जाइएगा गांव के चौराहा चौक चौराहा पर 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपये का दवा लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, आपका स्वस्थ हो जाइएगा। लेकिन आप वही छोड़कर बड़े शहर में चले जाइएगा तो आपको 3 गो जांच लिख देगा। अब एक जांच रहेगा 800 का तो 2400 रुपया का जांच हो जाएगा, एक झोला दवाई दे देगा और उसके बाद 500 रुपया फीसो ले लेगा, 5000 रुपया आपका लग जाएगा। और जो एक झोला दवाई खाइएगा ना उससे 9 गो बीमारी दूसरा हो जाएगा। अब दौड़ते रहिए डॉक्टर के पास, अब इलाज करवाते रहिए। आप डिलीवरी का केस जानते होइएगा, बहुत सारे लोगों का सवाल जवाब रहता है कि डिलीवरी होता है, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी वाले को 90% लोगों से आप जाकर पूछिए, नॉर्मल डिलीवरी जिनका होने वाला रहता है, डॉक्टर लोग इतना ना इंजेक्शन और सुई दे देगा कि कहेगा नहीं भाई नॉर्मल होवे नहीं करेगा, आपको डरवा देगा, आपको घबरा देगा और कहेगा कि भैया इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के नाम पे कितना पैसा लेता है? 70,000 80,000 1-1 लाख रुपए तक ले रहा है। जबकि नॉर्मल डिलीवरी कराइएगा तो ज्यादा से ज्यादा 5,000 7,000 8,000 खर्चा होगा, यही ना होगा। लेकिन लूट खसोट तो मचा हुआ है, लेकिन कोई नेता बोलता है? कोई नहीं बोलेगा। जो मुद्दा का बात होगा उस पर नहीं बोलेगा और जो बिना मुद्दे का बात होगा, जाति धर्म का बात होगा, उस पर सब नेता बोलेगा। लेकिन जो मुद्दा है, जो गरीबों की जरूरत का चीज है, उस पर तो कोई नहीं बोलता है। आइए हम बिहार विधानसभा चुनाव पर हम बात करेंगे, क्योंकि आप तो लगातार हर कोई न कोई मुद्दा पर आप आवाज उठाते रहते हैं, क्योंकि आप पूर्व में भी इसके पहले भी निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके हैं, पिपरा विधानसभा से चुनाव भी लड़े थे। तो इस बार क्या तैयारी चल रहा है, किस पार्टी से आप आएंगे? बिल्कुल इस बार भी लड़ेंगे चुनाव। 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हम पिपरा 17 विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे और इस बार भी हम यहां से लड़ेंगे। अभी वर्तमान में जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि मैं आजाद समाज पार्टी से ऑफिशियली रूप से जुड़ चुका हूं। आजाद समाज पार्टी, देखिए आइडियोलॉजी जिसको बोलते हैं ना, हम बताते हैं कि आइडियोलॉजी किसको कहते हैं। आइडियोलॉजी वो नहीं होता है जो हर एक महीना में बदल जाए, आप समझ रहे हैं। अगर हम आरजेडी के नेता हैं, हम भाजपा के नेता के साथ जाकर मलाई चाप रहे तो हमारा आइडियोलॉजी कहां मर गया? सोचने वाली बात है। हम दिन भर अगर भाजपा के नेता को गाली दे रहे हैं और हमारा शादी ब्याह हो रहा है, चाहे कोई फंक्शन हो रहा है, तो हम आरजेडी के नेता के साथ जाकर मलाई चाप रहे हैं, तो इस कैसा आइडियोलॉजी है? फिर ये झूठा आइडियोलॉजी है। कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई विचारधारा नहीं है। मेरा जो विचारधारा है वो यह मानता है कि भैया नेता चुनिए तो मर्द चुनिए, ऐसा मर्द नेता चुनिए जो अपने बात पर अटल रहे। और चंद्रशेखर आजाद रावण साहब एक ऐसे नेता है, एक ऐसा उनका विचारधारा है जो हमको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा नेता हमारे लिए जो है वह असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तीसरे जो है पप्पू यादव जी है। इन लोगों को मैं अपना आइडियोलॉजी मानता हूं। तो हमको लगता है कि एक दूसरे का मित्रता भी काफी घनिष्ठता से है। बिल्कुल मेरा आइडियोलॉजी, मेरा जो विचारधारा है वो इन लोगों से मैच खाता है। इसलिए मैं आज वर्तमान में मैं ये कह रहा हूं कि मैं आजाद समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और चंद्रशेखर आजाद रावण साहब से मेरा जो विचारधारा है वो बिल्कुल मैच खाता है। जो बात हो मुंह पर बोलना चाहिए, चाहे आदमी लाइक करे या नहीं करे, या कोई पूछे या नहीं पूछे, से फर्क नहीं पड़ता है। मेरा विचारधारा नहीं बदलेगा। मर्द को नेता चुनिए। कभी भी कोई भी जनता, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप ऐसे लोगों को नेता चुनिए जो आपके लिए लड़े। आपके घर का खर्चा कोई नेता नहीं चलाएगा, इस बात को मान लीजिए। आपके समाज का भी खर्चा नहीं चलाएगा, लेकिन जब आप पर मुसीबत आए तो सबसे पहले वह नेता आगे डट के खड़ा रहे। थाना प्रशासन, पुलिस, घुसखोरी, जो भी चीज होता हो, सबसे आगे वह आपके लिए लड़े। बस इसीलिए नेता चुनना चाहिए। नेता जो होता है वो इसी काम के लिए होता है। कोई किसी का घर नहीं चला देता है। जो लोग जाति धर्म पर वोट देते हैं उन लोगों को बैठाकर और हम पे कंपेयर करके देख लीजिए आप, उन लोगों को कुछ नहीं आता है सिवाय जाति धर्म पर बात करने की। लेकिन मैं जाति धर्म पर बात नहीं करता हूं। अभी क्या तैयारी चल रहा है आपका? बिल्कुल मेरा पूरा तैयारी चल रहा है। देखिए हम ज्यादा फोटो वोटो नहीं डालते हैं, आप समझिए बात को। थोड़ा बहुत डालते हैं भैया, जिंदगी है, हमारा भी एक उम्र है, हम भी चाहते हैं भाई थोड़ा बहुत डाल देते हैं फोटो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत ज्यादा मरनी हरनी में गए तो फोटो डाल दिए, फलानवा के ब्याह शादी में गए तो
सब जगह फोटो डालते रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत घनिष्ठ मित्रता रहता है तो कहीं का फोटो डाल देते हैं। हम भैया अपना अपना अपने हिसाब से अपने समाज में जा के लोगों को, गरीब के बस्ती में, दलित समाज के बस्ती में, मुसलमान समाज के बस्ती में, जो लोग पिछड़े अति पिछड़े लोग हैं उन लोगों के बस्ती में जाकर प्यार मोहब्बत से बातचीत करते हैं, समझते बूझते हैं। उन लोगों के बीच में अपनी पैठ बना रहे हैं ताकि वह हमको जाने, हमको समझे। जब तक हमको नहीं समझेंगे जब तक हमको कौन वोट देगा। पिपरा विधानसभा में एक से एक दिग्गज नेता के साथ आपको सामना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो लड़ने, देखिए हम जिसका अभी नाम लिए हैं 3 गो नेता का, जिनका विचारधारा हमसे मिलता है, वो 3 गो नेता पूरे 543 गो सांसद पर भारी है, आप जानते हैं। तो आपको क्या लगता है 2 4 10 गो 20 गोरा अगर विधानसभा में लड़ लेगा उस पर हम अकेला ही काफी है? कोई चिंता नहीं है हमको। हम अपने दम पर और हमारी जो गरीब जनता है हम उसके दम पर हैं। हम कोई पैसा के दम पर नहीं ना है जी, चंदा मांग के हम चुनाव लड़ते हैं। अभी फिर जब चुनाव का टाइम आ जाएगा, अभी थोड़ा दिन के बाद चुनाव होना है, फिर हम लोगों से चंदा मांगेंगे। हमारे साथ तो जनता का ताकत है। हमको इन चोर नेताओं से क्या लेना देना, हमको कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को कुछ आता है जो, मैं तो चैलेंज करता हूं पिपरा विधानसभा में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं सबको एक साथ बैठा दीजिए और हमारा कंपेयर करके देख लीजिए। 5 मिनट ये लोग टिकेगा नहीं। ये लोग सिर्फ जाति धर्म पर बात करता है, जाति के नाम पर वोट मांगेगा, धर्म के नाम पर वोट मांगेगा। मैं बोलता हूं कि हमको बैठाइए, हम बिना जाति बिना धर्म के नाम लिए हुए हम उन लोगों को 5 मिनट में उठा के भगा नहीं दिए तो आप हमको कहिएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी हाल ही में कल जो है मुकेश सहनी जी का दौरा चकिया में था, आए थे और यहाँ का समझिए कि दिग्गज नेता है मनोज सहनी और कहीं ना कहीं वीआईपी के नेता हैं। और वहाँ गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान जो है उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वीआईपी की सीट अगर पिपरा विधानसभा अगर लेती है तो हो सकता है कि उनके पत्नी को सीट उनके खाते में जाने की संभावना रहेगा। क्या लगेगा आपको? कौन है मुकेश सहनी जी? आप जानते हैं, हम बताते हैं आपको। मुकेश सहनी जी की पार्टी जो वीआईपी पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, आज 6 साल हुआ है उनकी पार्टी को बनकर। और उनकी विचारधारा कैसी है कि 6 साल में 3 बार पलटी मार चुके हैं। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी पलटी मार है, मान लिए, तो मुकेश सहनी जी पलटी मार नहीं है। 2015 में मुकेश सहनी जी को प्राइवेट जेट से कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी लाई। भारतीय जनता पार्टी का प्रोडक्ट है। उसके बाद 2019 में वो किनके साथ लड़े? 2020 में फिर जाकर एनडीए के साथ लड़े। 2019 में महागठबंधन के साथ गठबंधन किए थे। उसके बाद 2020 बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ तब मुकेश सहनी जी किसके साथ लड़े? फिर वापस मोदी जी की पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन कर लिए। 11 गो विधानसभा का उनको सीट मिला, 3 गो सीट वो जीते। आज तीनों विधायक कहां है उनका? भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। आज वो अनाथ बउआ रहे हैं। जब कोई नहीं पूछ रहा है आज उनको, तो फिर क्या किए? 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन इंडिया अलायंस में जुड़ गए। फिर इनको 3 गो लोकसभा का सीट मिला, फिर ही चुनाव नहीं जीते। फिर अभी क्या कर रहे हैं कि 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव है तो फिर क्या कर रहे हैं कि महागठबंधन तेजस्वी यादव जी के साथ झंडा लेकर ढो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम फलाना जगह चले जाएंगे, चिलाना जगह। ए भैया, जिनका अपना खुद का अस्तित्व नहीं है उस पर जनता काहेला भरोसा करेगा? ये जो 3-3.5 लाख वोट पूर्वी चंपारण में जो बर्बाद हो गया, आप बताइए वो डॉक्टर राजेश साहब कहां है? हमको बताइए। कोई दिन में उनको देखे हैं कि वीआईपी का झंडा लेकर ढोया? हमको बताइए। जिनका नाम ले रहे हैं आप, उनका तो अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो तो सिवाय मूर्ख बनाने के और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कल फिर भाजपा में होंगे, हम गारंटी देते हैं। मुकेश सहनी जी बिल्कुल, वो भाजपा का प्रोडक्ट है। 11 गो सीट जब उनको दिया, जब कोई नहीं जानता था 2020 में, तो 3 गो विधायक उनके जीते। आप समझिए, आज तीनों विधायक भाजपा में है। आज अगर मुकेश सहनी को, आज का हम बात बता रहे हैं, अगर मंत्रालय का ऑफर मिल जाए केंद्र सरकार में तो कई मिनट लगेगा मुकेश सहनी जी को भागने में दिल्ली? कोई मिनट लगेगा। सत्ता कुर्सी का खेल है, समझिए। ये लोगों का कोई विचारधारा नहीं है, सिवाय मूर्ख बनाने के कुछ नहीं। जिस तरह से आरजेडी मूर्ख बनाती है उसी तरह से मुकेश सहनी मूर्ख बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। मुकेश सहनी का कुछ नहीं है बिहार के अंदर में। आप समझ लीजिए कितना % इनका वोट और कितना % लोग इनको वोट दे देगा, आप हमको बताइए। अगर बिहार का छोड़िए, पूर्वी चंपारण में मुसलमान अगर वोट इनको नहीं देता डॉक्टर राजेश साहब को, तो इनका जितना वोटवा आया है आता नहीं आता। डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा समाज के कितने लोगों ने डॉक्टर राजेश साहब को वोट दिया है? मुकेश सहनी जी की पार्टी से चुनाव लड़े, सहनी समाज के कितने लोगों ने पर्स छाप को वोट दिया था? आप हमको बताइए। जिस समाज के से आते हैं इनकी पार्टी, उस समाज का पूरा पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था। सहनी समाज पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बताइए कैसे आदमी भरोसा कर लेगा कि रिकॉर्ड टूटा ना है? रिकॉर्ड पहले जो 4 लाख 5 लाख से जो
जो विजय होता था वो कहीं ना कहीं इतना नजदीकी में आई है, वोट मिला है तो नजदीकी बढ़ी है। बात रिकॉर्ड टूटने का नहीं ना, बात हराने और जिताने का है। रिकॉर्ड तो 9 बार से 6 बार से 7 बार से सांसद बने रह रहे हैं, आप हरा रहे हैं पर हरा नहीं पा रहे हैं। आप बताइए, इससे पहले आकाश सिंह चुनाव लड़े थे, लोकसभा का लड़े थे ना, वोट काट के चले गए। इस बार फिर दूसरे भी लोकसभा से लड़ लिए। डॉक्टर राजेश साहब इस बार लड़े हैं, देखिएगा 2029 का लोकसभा चुनाव आएगा तो कोई और लड़ेगा। ये लोग सब भाजपा को जिताने के लिए ही चुनाव लड़ता है, वोटवा काट लेता है और भाजपा को जिता देता है। इसी तरह का इन लोगों का नीति है। मुकेश सहनी जी का कुछ नहीं है यहाँ, वो चाहे कितना माथा पटक लेंगे, बिना भाजपा के उनका गुजारा नहीं होगा, वो भाजपा में जाएंगे फिर। जी चलिए, आपने जो बात रखा, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप इनके बात में कितना दम है, इनके बातों से कितना प्रभावित है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।